हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जो सुनने के बाद आप रात को अकेले बाथरूम जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये कहानी है नवी मुंबई के 5 दोस्तों की, जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए महाराष्ट्र के एक कोस्टल टाउन श्रीवर्धन गए थे। लेकिन वहां उनके साथ जो हुआ, वो उनके लिए एक डरावना सपना बन गया। ये आपबीती हमें शेयर की है अब्दुल्ला भाई ने, जिनके इंस्टाग्राम डीएम का स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है दिसंबर 2024 की। नवी मुंबई में रहने वाले अब्दुल्ला और उनके दोस्त न्यू ईयर के लिए एक शानदार प्लान बनाते हैं। वो चाहते थे कि वो किसी ऐसी जगह जाएं जहां ज्यादा भीड़-भाड़ न हो, और वो 2-3 दिन मस्ती के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। काफी सोच विचार के बाद वो लोग श्रीवर्धन तालुका के एक गांव जसवाली जाने का फैसला करते हैं। वहां उनका एक दोस्त बाबू रहता था, जिसके घर पर वो रुकने वाले थे। 29 दिसंबर को सुबह 7 बजे 5 दोस्त अब्दुल्ला, साद, नावेद, जोहेब और सैफ अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर जसवाली के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ता बेहद खूबसूरत था। पहाड़, समंदर, जंगल और सर्दियों का मौसम। वड़ा पाव खाते, फोटो खींचते और मस्ती करते हुए वो लोग 170 किलोमीटर की राइड के बाद दोपहर 4 बजे जसवाली पहुंचते हैं। जसवाली में बाबू के घर पर पहुंचने के बाद इन दोस्तों का स्वागत होता है। लेकिन बाबू के घर में एक औरत भी रहती थी, जो बाबू की मां की दूर की रिश्तेदार थी। इस औरत का व्यवहार शुरू से ही अजीब था। वो इन दोस्तों से एक शब्द भी नहीं बोलती थी, और उसके चेहरे पर हमेशा एक डरावनी खामोशी रहती थी। बाबू के घर के ठीक सामने एक पुराना खंडहर नुमा मकान था, जिसकी दीवारें जली हुई थीं और दरवाजा पूरी तरह टूटा हुआ था। उसे देखकर ही सबको एक नेगेटिव वाइब फील हुई। चाय पीते वक्त अब्दुल्ला और उनके दोस्तों ने बाबू से पूछा, यार, ये खंडहर किसका है? बड़ा अजीब लग रहा है। बाबू ने बात टालते हुए कहा, छोड़ो यार, बस एक पुराना खंडहर है। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, फिर आगे का प्लान बनाते हैं। दोपहर में ये लोग गांव में टहलने निकले। उनका दिमाग उस खंडहर पर ही अटका था। उन्होंने एक गांव वाले से पूछा, भैया, वो खंडहर क्या कहानी है? उसने ठंडा जवाब दिया, बाहर से आए हो ना, चुपचाप घूमो और अपने काम से काम रखो। इस जवाब ने इन दोस्तों को और शक में डाल दिया। शाम होते ही वो औरत फिर अजीब हरकत करने लगी। सूरज ढलते ही वो घर के बाहर बरामदे में खड़ी होकर उस खंडहर को एकटक देखने लगी। 2-2.5 घंटे तक वो वहीं खड़ी रही, बिना हिले डुले। अब्दुल्ला ने बाबू से पूछा, यार, ये क्या सीन है? लेकिन बाबू ने फिर बात टाल दी और कहा, खाना खाओ और सो जाओ। दोस्तों ने सोचा शायद कोई पर्सनल मैटर है, तो उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा। बाबू के घर में ज्यादा कमरे नहीं थे। सब लोग एक ही कमरे में गद्दों पर सो रहे थे। वो औरत भी उसी कमरे में इनसे 5-6 फीट दूर एक गद्दे पर सो रही थी। वॉशरूम जाने के लिए आंगन पार करना पड़ता था, फिर किचन के पास एक गेट से बाहर निकलना पड़ता था। 30 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे अब्दुल्ला की नींद खुली। उसने अपने दोस्त साद, जिसे वो दादा बुलाता था, को जगाया और कहा, दादा, वॉशरूम चलते हैं। अभी सब सो रहे हैं, बाद में भीड़ हो जाएगी। साद मान गया। जैसे ही वो उठने लगे, वो औरत अचानक उठी और तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी। अब्दुल्ला और साद को लगा शायद वो चाय बनाने किचन गई है। लेकिन जब वो किचन पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। किचन का गेट भी बाहर से बंद था। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन वो औरत कहीं नहीं थी। फिर जब वो वॉशरूम की तरफ गए तो देखा कि वो औरत पहले से ही वहां जा रही थी। अब्दुल्ला और साद हैरान थे। गेट बंद था, मेन एंट्रेंस भी लॉक था। फिर वो वहां कैसे पहुंची? डर के मारे अब्दुल्ला ने वॉशरूम जाने का इरादा छोड़ दिया। दोनों वापस कमरे में आए और चादर ओढ़कर लेट गए। थोड़ी देर बाद वो औरत वापस आई। वो अपने गद्दे पर बैठी और तकिए से अपने सिर पर जोर जोर से मारने लगी। साथ ही कुछ बुदबुदाती रही। अब्दुल्ला और साद चुपके से उसे देख रहे थे। कुछ देर बाद वो तकिए को चेहरे पर रखकर लेट गई। सुबह 7:45 बजे अब्दुल्ला और साद बाहर निकले, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और गांव के बाहर फ्रेश हवा लेने चले गए। वहां उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बाबू को बुरा ना लगे, इसलिए इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। 31 दिसंबर को ये लोग ट्रैकिंग के लिए गए और शाम 7 बजे तक वापस आए। अगले दिन यानी 1 जनवरी को उन्हें नवी मुंबई लौटना था। तभी बाबू को एक फोन आया। उसने बताया कि 17 किलोमीटर दूर बाघमंडला गांव में
एक उर्स चल रहा है जहां रात को कवाली नाइट होगी। बाबू ने कहा, चलो मस्ती हो जाएगी। सब लोग मान गए। रात 9:30 बजे ये लोग अपनी 3 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी, जिस पर बाबू था, लेकर बागमंडला के लिए निकल पड़े। बागमंडला एक जंगल के बीच बसा गांव था, जहां एक दरगाह के आसपास 4-5 घर थे। वहां पहुंचकर इन लोगों ने कवाली का पूरा मजा लिया। रात 11:45 बजे अब्दुल्ला ने अपने दोस्तों को न्यू ईयर विश किया और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए टेंट से थोड़ा बाहर चला गया। टेंट के बाहर जंगल का घना अंधेरा था। अब्दुल्ला अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते करते 30-40 मीटर आगे बढ़ गया, जहां एक पतली सी पगडंडी थी। रात 12 बजे उसने गर्लफ्रेंड को न्यू ईयर विश किया। तभी उसे जंगल से एक औरत की चीख सुनाई दी, जो मराठी में मदद मांग रही थी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अब्दुल्ला के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गर्लफ्रेंड को होल्ड करने को कहा और 2 कदम जंगल की तरफ बढ़ा। तभी उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर वही बात दोहरा रहा है, मदद करा। अब्दुल्ला ने डर के मारे फोन काटा और टेंट की तरफ भागा, लेकिन उसे ऐसा लगा कि वो औरत की आवाज उसके पीछे पीछे आ रही थी, साथ में भारी सांसों की आवाज भी। अब्दुल्ला ने हिम्मत करके पीछे नहीं देखा और टेंट में पहुंच गया। वहां उसने दोस्तों को सब बताया। दोस्तों ने कहा, अभी बाहर जाना ठीक नहीं, शायद कोई आत्मा हमारा इंतजार कर रही है। कवाली खत्म होने तक, यानी रात 2 बजे, वो लोग वहीं रुके। फिर बाबू ने सुझाव दिया कि वापस जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता लेते हैं। वापसी में नावेद, जो एक मौलाना परिवार से था और झाड़फूंक का अनुभव रखता था, ने सबको हिदायत दी। रास्ते में कोई रोके, आवाज दे या नाम पुकारे तो रुकना नहीं। रियर व्यू मिरर में भी मत देखना, सीधे चलते रहो। अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं चिल्लाऊंगा, तुरंत यू टर्न मारना। ये लोग जंगल के शॉर्टकट रास्ते से निकले। बाईं तरफ घना जंगल था, दाईं तरफ नदी की आवाज आ रही थी। रास्ता पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ उनकी बाइक की लाइट थी। अब्दुल्ला, जो अकेले बाइक चला रहा था, डर गया और साद को अपने साथ बैठने को कहा। थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला को फिर वही औरत की चीख सुनाई दी। साद ने भी सुना। दोनों कांप गए। नावेद ने चिल्लाकर कहा, रुकना मत, जंगल की तरफ देखना भी मत, सीधे चलो। लेकिन डर के मारे अब्दुल्ला और साद ने जंगल की तरफ देख लिया। वहां एक काला साया उनके साथ साथ दौड़ रहा था। 9 किलोमीटर चलने के बाद वो लोग और घने जंगल में पहुंचे। तभी अब्दुल्ला की बाइक की लाइट में 2 लड़के दिखे। एक ने हुडी पहनी थी, दूसरा टी-शर्ट में था। वो अपनी जंग लगी बाइकों को धकेल रहे थे। अब्दुल्ला ने स्पीड कम कर दी, लेकिन नावेद ने चिल्लाकर कहा, रुकना मत, जल्दी भगाओ। जब वो उन लड़कों को क्रॉस कर रहे थे, अब्दुल्ला ने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था, जैसे कोई खोखला कंकाल हो। बाबू, जो स्कूटी पर था, उनकी नजरों से नजर मिलने पर रुक गया। वो डर से जड़ हो गया। उनमें से एक लड़का, जिसने टी-शर्ट पहनी थी, बाबू की तरफ बढ़ा। उसका हाथ सड़ा हुआ लग रहा था। वो बाबू को नीचे उतरने का इशारा करने लगा। नावेद ने तुरंत अपने गले का लॉकेट निकाला और उस लड़के पर फेंका। वो लड़का वहीं जड़ हो गया। नावेद ने बाबू को थप्पड़ मारकर होश में लाया और चिल्लाया, भाग। बाबू ने स्कूटी स्टार्ट की और सब लोग तेजी से वहां से निकल गए। दूसरा लड़का, हुडी वाला, नावेद का पीछा करने लगा, लेकिन वो लोग बाल बाल बचकर बाबू के घर पहुंच गए। उस रात के बाद सब इतना डर गए थे कि अगले दिन कोई नवी मुंबई नहीं लौटा। किसी को बुखार, किसी को सिर दर्द, किसी को बदन दर्द हो रहा था। अगले दिन वो लोग बाबू के घर पर ही रुके और फिर 2 जनवरी को नवी मुंबई लौटे। अब्दुल्ला ने बाबू से उस औरत और खंडहर की कहानी पूछी। बाबू ने बताया कि वो औरत उसकी रिश्तेदार है, जिसने 4-5 साल पहले घर से भागकर शादी की थी। 1 साल बाद उसका तलाक हो गया और उसकी फैमिली ने उसे त्याग दिया। बाबू की फैमिली ने उसे अपने घर में पनाह दी। अब्दुल्ला को लगता है कि उस औरत और खंडहर के बीच कोई गहरा कनेक्शन है, लेकिन बाबू ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। उन 2 लड़कों के बारे में नावेद ने बताया कि वो छलावा थे, एक ऐसी प्रेत आत्मा जो किसी का भी रूप ले सकती है। वो बाइकर्स को लुभाने के लिए बाइकर्स का ही रूप लेते हैं, ताकि उनकी आत्मा पर कब्जा कर सकें। अगर नावेद ने अपनी सूझबूझ न दिखाई होती तो शायद बाबू उस रात बच न पाता। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल्ला और उनके दोस्तों की डरावनी कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर अपनी कहानी शेयर करें। अगर आप जसवाली या बागमंडला के आसपास के हैं और उस खंडहर या औरत की कहानी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए हर हर महादेव।